न्यू अदर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, है ना। आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो या बिहार दरोगा की तैयारी में लगे हो, है ना। बिहार से कोई भी रिलेटेड एग्ज़ाम आपकी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आप लोगों को 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस करवाऊँगा। अगर आप जो है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दें ताकि आपको चीज़ें जो है क्लियर होते चलेगा, है ना। और मैं साथ ही साथ दोस्तों प्रश्नों का डिस्कस भी करता चलूँगा, है ना। तो आप लोग वीडियो को में अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना विलम्ब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है ना। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपकी नज़र के सामने है ना। पहला प्रश्न में क्या कह रहा है कि मानव मूत्र जो है उसका pH मान लगभग कितना होता है। आपका ऑप्शन दिया गया है A 6.5, B है 7, C है 6 और D है दोस्तों 7.5, है ना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका C, अर्थात मानव मूत्र का जो pH मान होता है वो लगभग 6 होता है ना। कितना होता है, लगभग 6 होता है। और अगर मानव मूत्र की बात किया जाए दोस्तों, है ना, तो इसमें जो है हम देखेंगे क्या क्या चीज़ पाई जाती है। तो इसमें सबसे पहले पानी की मात्रा होती है ना। तो पानी की मात्रा कितना होती है, पानी कहें तो वाटर, तो पानी की मात्रा होता है इसमें 95% पानी की मात्रा होती है, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर बात करेंगे पानी के बाद आप यूरिक एसिड भी इसमें पाया जाता है ना। तो यूरिक एसिड की अगर आप मात्रा देखेंगे तो यूरिक एसिड जो है कितना पाया जाता है, तो ठीक है, यूरिक एसिड जो है दोस्तों आपको 0.03% पाया जाता है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि यूरिया भी पाया जाता है, तो यूरिया जो है लगभग कितना परसेंट होता है, 2% पाया जाता है ना। उसके बाद दोस्तों इसमें एक अन्य है जिसका नाम है क्रिएटिनिन और ये जो है दोस्तों 0.1% पाया जाता है ना। तो आप लोगों ने इसे देखें कि मानव मूत्र में क्या क्या चीज़ें, पानी होता है, यूरिक एसिड होता है, यूरिया होता है, क्रिएटिनिन पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन जो है गर्म जलधारा है ना। आपका ऑप्शन दिया गया ए हम्बोल्ट, बी है दोस्तों फॉकलैंड, सी है लेब्राडोर और डी है अल नीनो। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, है ना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अर्थात अल नीनो। अल नीनो जो है दोस्तों एक गर्म जलधारा है ना। और अगर अल नीनो की बात करें तो ये जो है अल नीनो दोस्तों ये पूर्वी प्रशांत महासागर में कहाँ पाया जाता है, पूर्वी प्रशांत महासागर में, पूर्वी प्रशांत महासागर में, है ना। कहाँ पाया जाता है, पूर्वी प्रशांत महासागर में पाया जाता है। और किस देश के आसपास ये है आपको अल नीनो, तो आप देखेंगे कि पेरू के तट पर प्रकट होता है ना। पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर, ठीक है। अब दोस्तों इसी में हम अन्य 3 जलधाराओं की बात करें तो ये जो है दोस्तों तीनों जलधारा ये कैसी जलधारा है, तो ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है आपका, है ना। हम्बोल्ट हो गया, फॉकलैंड हो गया, लेब्राडोर हो गया, ये सभी जो है ठंडी जलधारा है। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाए, है ना, कि इन सब के अलावे अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि गल्फ स्ट्रीम जो है कैसी जलधारा है ना। गल्फ स्ट्रीम नाम तो सुने ही होंगे आप लोग, गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है। अगर आपसे पूछो क्यूरोसीवो, है ना, क्यूरोसीवो कैसी जलधारा है तो आपका उत्तर क्या होगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए अगुलहास जलधारा, है ना, अगुलहास जलधारा कैसी जलधारा है तो आपका उत्तर दोस्तों क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्राज़ील की जो धारा है ना, वो कैसी जलधारा है तो आपका उत्तर क्या होगा। अब दोस्तों इसके अलावे मैं अगर आपसे बात करूं, है ना, तो बताइए कनारी की जलधारा कैसी जलधारा है। कनारी जलधारा जो है कैसी जलधारा है, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर आपसे मैं पूछूं तो ओयोसीव कनारी ओयोसीव कैसी जलधारा है ना, तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ जो जलधारा है दोस्तों आपको गल्फ स्ट्रीम हो गया, क्यूरोसीवो हो गया, अगुलहास हो गया और ब्राज़ील हो गया। ये सभी दोस्तों कैसी जलधारा है, तो ये गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। और यहाँ कनारी और ओयोसीव की बात करें तो ये दोस्तों आपको ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है,
ठंडी जलधारा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत जो है दोस्तों विश्व में अग्रणी है। आपका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन है ए है चादरी अभ्रक, बी है तांबा, सी है जिप्सम और डी है लौह अयस्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात चादरी अभ्रक, है ना। भारत जो है चादरी अभ्रक के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है ना। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए तांबा उत्पादन में, है ना, तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान विश्व में किस देश का है? प्रथम स्थान जो है किस देश का है ना। तो आपका उत्तर क्या होगा? तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान जो है दोस्तों चिली का है। किसका है? चिली का है। दूसरा है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जिप्सम का प्रथम स्थान, है ना, जिप्सम उत्पादन में प्रथम स्थान जो है किस देश का है, तो आपका उत्तर क्या होगा, है ना। तो इसका होगा दोस्तों चीन। वहीं अगर आपको लौह अयस्क की बात किया जाए, लौह उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का आता है, प्रथम स्थान किस देश का है, तो वो भी दोस्तों आपका चीन है। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में, है ना, भारत में जिप्सम का उत्पादन जो है, जिप्सम का उत्पादन, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है ना, तो वो होता है दोस्तों राजस्थान में, राजस्थान में। अब आप लोग जो है इन दोनों देशों की राजधानी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। चिली की राजधानी क्या है और चीन की राजधानी कहाँ है, और यदि संभव हो तो आप लोग मुद्रा भी कमेंट करना ना भूलें, है ना। दोनों देशों की राजधानी और दोनों देशों की मुद्रा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 4 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग, देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। यहाँ पे देखेंगे आप दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। एक है 324, दूसरा है 148, तीसरा है 342 और चौथा है 325, है ना। तो इसके संदर्भ में आप लोग बताइए कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होने वाला है ना। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, है ना, आप लोग भी जान रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात 324। अब निर्वाचन आयोग की बात किया जाए दोस्तों, किसकी बात किया जाए? निर्वाचन आयोग का, है ना। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो वो तो हो गया आपका अनुच्छेद 324। अगर इससे संबंधित भाग पूछा जाए, है ना, कि निर्वाचन आयोग का संबंध जो है किस भाग से है, भाग पूछा जाए तो भाग आपका हो जाएगा 15। और 15 में दोस्तों अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद है भाग 15 में अनुच्छेद 324 से कहाँ तक, 329 तक, है ना। अनुच्छेद 324 से 329 तक में निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ था, है ना, निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो वो हुआ था दोस्तों 25 जनवरी, है ना, 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। अर्थात भारत जिस दिन गणतंत्र हुआ था उस दिन, उससे एक दिन पहले भारत, ये जो है निर्वाचन आयोग दोस्तों ये कैसा निकाय है, तो ये जो है दोस्तों आपका एक संवैधानिक निकाय है ना। निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है, तो ये संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है ना। निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है। अब दोस्तों अब यहाँ पे बात किया जाए, है ना, यहाँ और भी 3 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 342 और अनुच्छेद 325। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए दोस्तों कि अनुच्छेद 148 में किसका उल्लेख मिलता है या किसका वर्णन है, तो आप क्या कहेंगे? तो अगर अनुच्छेद 148 की बात किया जाए, है ना, तो चलिए 148 को भी हम लोग देख लेते हैं। अगर दोस्तों अनुच्छेद 148 की बात की जाए तो 148 में किसका वर्णन मिलता है, तो इसमें दोस्तों भारत में का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, जिसको कि संक्षेप में हम लोग कैग भी कहते हैं, है ना, उसका वर्णन है ना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ना, अर्थात कैग का उल्लेख मिलेगा। अब दोस्तों इसी में अगर आपसे अनुच्छेद 342 का जिक्र किया जाए तो 342 में किसका उल्लेख किया गया है, तो एसटी समुदाय का भाग या उनके समूह है
जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा प्रकार घोषित किया गया है। ठीक है, अब वही देखो दोस्तों, अगर अनुच्छेद आप ही लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि अनुच्छेद 325 का अनुच्छेद 325 में किसका उल्लेख मिलता है ना। अब साथ ही साथ दोस्तों आप एक प्रश्न और बता दें कि अगर अनुच्छेद आपसे 326 भी पूछ दिया जाए, है ना, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अनुच्छेद 326 में किसका वर्णन है, तो आपका उत्तर क्या होगा। ठीक है, इसका भी कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देंगे। अनुच्छेद 325 और अनुच्छेद 326 ये जो है आपके लिए होमवर्क रहा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपका ऑप्शन दिया गया है। ए, 1975 में आपातकाल के समय गुलजारीलाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। बी है दोस्तों 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। सी है 1975 में आपातकाल के समय चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। डी है दोस्तों 1975 में आपातकाल के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? जब आपको ये याद होगा कि वर्ष 1975 में जब आपातकाल लागू हुआ था, है ना, आपातकाल लगा हुआ था, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, है ना। तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, किनके समय में जो है आपातकाल लागू हुआ था, है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी। 1975 में जब भारत में आपातकाल लागू हुआ था उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे, है ना। कौन थे? श्रीमती जी इंदिरा गांधी। दोस्तों 25 जून 1975 से, है ना, 22 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। ठीक है, उसी समय फखरुद्दीन अली अहमद जो है भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी थी। आपातकाल से संबंधित कुछ उपबंध हैं जो कि भारतीय संविधान के भाग 18 में, है ना, और अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। आप लोग को पता होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत जो है ना, आपात लगाया जाता है। 356 के तहत राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। वहीं दोस्तों अनुच्छेद 360 की बात करें तो वित्तीय आपात लगाया जाता है। चलिए मैं आप लोग को लिख के भी बता देता हूँ, है ना। चलिए सबसे पहले तो आपात इंदिरा गांधी जो है ना, वो भारत के राष्ट्रपति थे उस समय जब 1975 में आपातकाल लागू हुआ था। ये तो क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि 25 जून, है ना, 25 जून 1975, 25 जून 1975 से 22 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि जो है ना, 21 महीने की अवधि, लगभग 2 साल, पौने 2 साल, 21 महीने की अवधि में भारत में जो है क्या रहा, आपातकाल घोषित था। भारत में आपातकाल घोषित था, आपातकाल घोषित था। ठीक है, आपातकाल घोषित किनके द्वारा किया गया था? तो आपातकाल जो घोषित किया गया था दोस्तों, है ना, वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा। किसके सिफारिश पर किया गया था? तो भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर किया गया था अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, अब अनुच्छेद 352 के तहत जो है दोस्तों, है ना, अनुच्छेद 352 के तहत जो है किस प्रकार का आपात घोषित किया जाता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत जो है दोस्तों, है ना, राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाता है। जैसे युद्ध या वायु आक्रमण का हो सकता है या सशस्त्र विद्रोह के कारण हो सकता है ना, ये आपातकाल लगाया जाता है। दूसरा है दोस्तों भारत में संवैधानिक राजतंत्र विफल होने से उत्पन्न आपात, है ना, जैसे किसी राज्यों में राष्ट्रपति शासन का लगना। तो अनुच्छेद 356 के तहत जो है, अनुच्छेद 356 के तहत जो है ना, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होना, राष्ट्रपति शासन का लगना, ये हो गया राष्ट्रीय आपात, है ना, राष्ट्रीय आपात। अब बच गया दोस्तों अनुच्छेद 360। तो अगर अनुच्छेद 360 की बात करें, है ना, अनुच्छेद 360 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 360 के तहत जो है वित्तीय आपात लगता है,
वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है दोस्तों 6 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है कि नील विद्रोह किसके बारे में था, है ना। नील विद्रोह से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। आपका ऑप्शन है ए में, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ठीक है। दूसरा दोस्तों, रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था, तो ये तो गलत है। तीसरा है, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, ये दोस्तों आपका सही है। सही तो ये भी है कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, लेकिन जबरदस्ती करवाई जा रही थी वो भी अमान्य मूल्य पर, है ना, उसको उचित दाम नहीं दिया जा रहा था, तो सी सही हो गया। अब डी देखेंगे, नीले रंग के जो झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन था, तो ये गलत है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है हुई निम्नलिखित घटनाओं कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, आपका ऑप्शन दिया गया है, ए नमक सत्याग्रह, बी है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी है भारत छोड़ो आंदोलन, और 4 है असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों इसको जो है घटना कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो कालक्रम के अनुसार हम तभी व्यवस्थित करेंगे जब हमें इन चारों घटनाओं के बारे में पता होगा कि कौन सी घटना कब घटित हुई है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं नमक आंदोलन। पहला तो यही दिया गया है, नमक आंदोलन। तो नमक आंदोलन जो है दोस्तों कब घटित हुआ था, नमक आंदोलन, है ना, जो कि जिसे दांडी मार्च के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो नमक आंदोलन जो है दोस्तों घटित हुआ था वो हुआ था 1930 में, और ये प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ठीक है। दूसरा है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1919 में। तो 1919 में कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। तीसरा है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो को जो आंदोलन हुआ था वो आप लोग भी जानते होंगे कि 1942 में हुआ था, है ना। तो 1942 में कब हुआ, 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को। और देखिएगा उसके बाद है दोस्तों असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो है, और इसकी शुरुआत हुआ था कब, असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। ठीक है। अब चारों जो है चारों घटनाएं दोस्तों आपके सामने हैं। अब आप लोग आराम से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, है ना। तो कालक्रम के अनुसार से जाना है तो सबसे पहले कौन सी घटना घटित होगी, तो सबसे पहले 1919 में यहाँ घटित हो रही है जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड देखेंगे आप 2 नंबर में है, तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, 4 नहीं होगा। देखिए एक आप पकड़ लिए, उसी से आपका आंसर छटा गया दोस्तों, है ना। उसी प्रकार आगे मिला सकते हैं। तो 1919 के बाद क्या होगा, 1920 असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कहाँ है, 4 नंबर में। तो 2 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखें 20 के बाद 30 आ जाएगा आपको, नमक आंदोलन 1 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो हो जाएगा क्या, आपका ऑप्शन सी, अर्थात सबसे पहले जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ। उसके बाद जो है दोस्तों आपको असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को घटित हुआ। उसके बाद आपको नमक आंदोलन देखेंगे 12 मार्च 1930 को। उसके बाद आप देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 8 अगस्त को। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 8 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, और इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। पहला है आपको रॉलेट एक्ट सन 1909 में पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट जो अधिनियम है वो 1909 में पारित किया गया था, तो ये दोस्तों गलत है आपको, है ना। चलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा है दोस्तों बाल विवाह निरोधक अधिनियम, दूसरा है बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में पारित किया गया। तीसरा है गांधी इरविन समझौता सन 1926 में हस्ताक्षर किए गए। और चौथा है दोस्तों साइमन कमीशन 1932 में भारत आया था, है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा आपको,
यहाँ पे देखेंगे साइमन कमीशन की बात करें किया जाए दोस्तों, तो साइमन कमीशन जो है 1932 में नहीं आया था, है ना। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था, तो वो आया था आपको 1928 में, 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था। और भारत में कहाँ आया था, तो बम्बई आया था, ठीक है। तो ये तो आपको गलत हुआ। अब गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, 1926 में तो नहीं हुआ था, ये हुआ था आपको 1931 में, तो आपका ये भी गलत हो गया। अब बाल विवाह जो है ये भी दोस्तों गलत है ना। तो इसमें जो है दोस्तों चारों ऑप्शन आपको गलत है। अगर इसमें आप देखें तो अगर इसको 1909 को अगर 1919 बना दिया जाए तो आपका ये सही हो जाएगा, है ना। तो इसे 1909 को नहीं, 1909 जो दिया गया है उसे 1919 आप समझे। और रॉलेट एक्ट जो है सन 1919 ईस्वी में लाया गया था। अब दोस्तों इसके पीछे की कहानी समझते हैं कि रॉलेट एक्ट जो है क्यों लाया गया था, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट जो है दोस्तों, रॉलेट अधिनियम जो है ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था, ठीक है। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था। इसे काले कानून की भी संज्ञा दी जाती थी, ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, है ना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यहाँ पे देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है दोस्तों, लेकिन आप लोग अंत तक बने रहिए, है ना, क्योंकि अंत तक बने रहिएगा तो कुछ ना कुछ तो सीखिएगा। अगर लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात की जाए दोस्तों, इसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो इसका कार्यकाल था 1916 से लेकर के 1921 तक, है ना। 1916 से लेकर 21 ईस्वी तक जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल था। और मार्च 1919 में जो है रॉलेट एक्ट पारित हुआ, है ना। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट जो है पारित हुआ था, ठीक है। किस लिए पारित हुआ था, तो क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए लाया गया था, जिसे काले कानून की संज्ञा दी गई, ठीक है। अब दोस्तों इसी के बारे में अगर बात करें तो अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किए थे। पहला होम रूल लीग था, दूसरा खिलाफत एवं सत्याग्रह सभा था, ठीक है। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता जिनका नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, है ना, इन दोनों की गिरफ्तारी हो जाती है ना। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हो जाती है, कहाँ से, पंजाब से। तो दोस्तों जब पंजाब से इन दोनों को गिरफ्तारी होती है और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 के बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, है ना। किस लिए, इनके गिरफ्तारी के विरोध में। किनके, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में जो है 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। उसी में जो है दोस्तों ये जलियांवाला बाग की घटना घटी थी, ठीक है। तो चलिए अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 9 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न में कहा गया है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई माजदायान सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो इस प्रश्न का उत्तर जो आप तभी दे सकते हैं जब इन चारों पांचों का आपको बढ़िया से याद हो कि प्रार्थना समाज का जो है किससे संबंधित है, यंग इंडिया किससे संबंधित है ना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रार्थना समाज का जो है संस्थापक जो है कौन थे, है ना, या प्रार्थना समाज से कौन संबंधित थे। तो प्रार्थना समाज से जो संबंधित है दोस्तों वो हो जाएंगे आत्माराम पांडुरंग। तो देखिए तो क्या इसमें आत्माराम पांडुरंग है, ये नहीं है। चलिए इसमें आत्माराम पांडु जी रंग है, इसमें आत्माराम पांडुरंग है, इसमें आत्माराम पांडुरंग नहीं है। तो आपका उत्तर जो है दोस्तों या तो बी होगा या तो सी होगा, है ना। यहाँ देखिए लास्ट भी है, सब मिल रहा है दोनों, तो इसका मतलब लास्ट भी सही हो गया। रहनुमाई माजदायान सभा के संस्थापक नौरोजी फुरदोन जी हो गए, ठीक है। इससे तो दोस्तों अगर ये आपको नहीं भी याद है तो इससे पकड़ा जाएगा कि यही होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको लास्ट में दोनों चीज़ सेम ही है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, है ना, कि गांधी जी हैं और ज्योतिबा फुले, ठीक है। तो दूसरा है यंग इंडिया। तो यंग इंडिया से कौन संबंधित थे, महात्मा गांधी जी संबंधित थे या ज्योतिबा फुले संबंधित थे। तो यहाँ से आप पकड़ सकते हैं, है ना। तो अगर आप यहाँ से पकड़ना चाह सकते हैं तो बताइए। तो यंग इंडिया का जो संस्थापक थे दोस्तों, है ना, या यंग इंडिया से जो संबंधित थे वो थे आपको महात्मा गांधी जी। कौन थे, महात्मा गांधी जी। तो आपको यहाँ से तो समझ गए कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा, बी होगा। इतना से आपको क्लियर हो गया कि इसका आंसर जो है बी होगा। अब लेकिन हम सारी चीज़ों को देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों लोकहितवादी, तो लोकहितवादी के गोपाल हरि देशमुख हो गए, सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फुले हो गए, और रहनुमाई माजदायान के नौरोजी फुरदोन, ठीक है। चलिए तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा क्या होगा, बी हो जाएगा।
अब दोस्तों इसमें कुछ अगर और जानना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको कुछ और बता दूं, लेकिन दोस्तों मैं बता दे रहा हूं आपको, वीडियो जो है क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि प्रार्थना समाज है ना, ये जो प्रार्थना समाज है इसके संस्थापक तो आप समझ गए कि आत्माराम पांडुरंग है, ठीक है। लेकिन इसके स्थापना जो है कब हुआ था, है ना, तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 ईस्वी में हुआ था। और किनके किनके द्वारा किया गया था, तो एम.जी. रानाडे और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, एम.जी. रानाडे और आत्माराम पांडु के द्वारा। और ये किनके प्रेरणा से संस्थापित हुआ था, है ना, किनके प्रेरणा से संस्थापित किया गया था, तो वो है दोस्तों केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। तो दोस्तों प्रार्थना समाज से संबंधित 3 लोग हो गए, एक तो आपका केशव चंद्र सेन हो गए, दूसरा आपको हो गया आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग पांडुरंग, और तीसरा हो जाएगा दोस्तों आपको मैंने अभी अभी बताया है एम.जी. रानाडे, एम.जी. रानाडे। तो आप प्रश्न में देखेंगे अगर तीनों ऑप्शन होगा तो आपको एक से अधिक मारना है ना, एक से अधिक आपका सही होगा, तो इसको पर आप विशेष ध्यान देंगे। अब बाकी हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 10 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है कि उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड ऑकलैंड, बी है दोस्तों सर चार्ल्स मेटकाफ, सी है लॉर्ड हेस्टिंग्स, और डी है लॉर्ड डलहौजी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, है ना, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात लॉर्ड डलहौजी, है ना। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ था दोस्तों, तो रेलवे की शुरुआत हुआ था 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। और रेलवे जब भारत में रेलवे की शुरुआत हुई तो किन 2 जगहों के बीच चला था, बम्बई और थाने के बीच प्रथम रेलगाड़ी का प्रचालन हुआ था, और दोनों के बीच की दूरी दोस्तों 34 किलोमीटर थी, है ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न। अब थोड़ा तेजी से चलेंगे, है ना, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है ना, तो आप लोग चीज़ों को समझेंगे। यदि 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 306 है तो संख्याओं का लसक ज्ञात करें। अब दोस्तों 2 सह अभाज्य संख्या है, उसका गुणनफल दिया गया है कितना, 306, है ना। आपको 2 सह अभाज्य संख्याएं मालूम नहीं है लेकिन उसका गुणनफल मालूम है, कितना है, 306 है। तो चलिए 306 को पहले हम 2 संख्या निकालते हैं। तो चलिए 306 को आप लोग क्या करेंगे, पहले इसको खंड कर लेते हैं। तो 2 से खंड करेंगे तो 15 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 15 दूनी 30 हो गया। अब यहाँ से फिर से चलेंगे तो अब कितने से क्रॉस करेंगे इसको, चलिए फिर से कर दे रहे हैं, 306 है ना। 306 को हमें क्या करना है, खंड करना है। तो 2 से 15 दूनी 30 और 3 दूना 6। उसके बाद हम लोग 3 से इसको खंड करेंगे, 3 5 15 ई, और 3 से फिर करेंगे 17 तिया 51। तो एक तो देखेंगे कि 17 जो है अभाज्य संख्या है, यहाँ 2 तिया 6, 6 तिया 18, तो एक संख्या 18 हो गया, एक हो गया 17। सहअभाज्य का मतलब क्या हो गया कि वैसी संख्या जिसका अगर आप HCF निकालेंगे, है ना, तो 1 आएगा उसका HCF, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसका एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होगा इसका, तो एलसीएम जो है सहअभाज्य संख्या है उसका गुणनफल ही इसका एलसीएम हो जाता है। तो 18 और 17 को आप लोग गुना करें तो आपको पता चल जाएगा कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। तो 8 7 56 6, यानी कि क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 306 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट है कह रहा दोस्तों ए बी एवं सी का औसत जो है 35 है। ए बी एवं सी का औसत कितना है, 35 है। ए बी एवं सी का औसत कितना है, 35 है, ठीक है। और ए बी एवं सी का औसत जो है कितना है, 35 है। फिर दे रहा है ए सी एवं डी का औसत जो है 40 है। ए सी एवं डी का औसत 40 है। यदि डी बराबर 25 है तो बी का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों इसको आराम से बना सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का औसत दिया है कितना, 35। तो अगर दोस्तों इसका योगफल निकालेंगे तो 35 दिया कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। फिर यहाँ दोस्तों दिया गया है ए सी और डी का जो औसत है 40 है, तो इसका भी अगर हम योगफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको दोस्तों अंतर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए खत्म हो जाएगा, सी खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, बी माइनस डी इज इक्वल टू 105 माइनस 20 करेंगे तो -15 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि डी का मान दिया गया है 25, तो यहाँ पे जैसे ही आप डी का मान 25 रखेंगे, है ना, तो बी का मान आपको निकल जाएगा। यहाँ जाइएगा तो 25 माइनस 15 कीजिएगा तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है क्या, एक ग्रंथि है जो आहार नाल से संबंधित है।
है ना। अब कौन सा ग्रंथि जो है आहार नाल से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास, ए अग्न्याशय, बी है एड्रिनल, सी है यकृत और डी है लार ग्रंथियां। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा यहाँ दोस्तों आप देखेंगे तो आहार नाल से संबंधित है ना नहीं होगा, आहार नाल से संबंधित नहीं है ना। तो आहार नाल से संबंधित नहीं होगा तो क्या हो जाएगा आपका एड्रिनल हो जाएगा। एड्रिनल जिसको अधिवृक्क के नाम से भी जानते हैं, ये एक ग्रंथि है परंतु आहार नाल से संबंधित नहीं है। ये ग्रंथि जो है वृक्क की ऊपरी शीर्ष पर स्थित होती है, जो पाचन तंत्र का भाग नहीं है ना। ये सुप्रारेनल ग्रंथियाँ भी इसे कहा जाता है अधिवृक्क को, और दोनों गुर्दों के ऊपर स्थित छोटी त्रिकोणीय आकार की ग्रंथि होती है। अधिवृक्क ग्रंथियां जो है दोस्तों ऐसे हार्मोन को उत्पन्न करती है जो चयापचय, प्रतिरक्षा प्रणाली, रक्तचाप, तनाव के प्रति प्रतिक्रिया और अन्य आवश्यक कार्यों को विनियमित करने में मदद करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अन्य जो दोस्तों आपको अग्नाशय हो गया, यकृत हो गया और लार ग्रंथिया हो गया, ये जो है आपको आहार नाल से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है और इसमें कह रहा है निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों एक तरफ तो जंतु का नाम दिया गया है, इधर आप देखेंगे तो जंतु का नाम दिया गया है और इधर देखेंगे तो श्वसन अंग दिया गया है ना। इस तरफ श्वसन अंग है। अब आपको मिलान करना है कि जैसे दिया गया ए में केचुआ, तो केचुआ का श्वसन अंग क्या है ना। केचुआ का श्वसन अंग क्या है? तो केचुआ का श्वसन अंग होगा दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे आर्ट क्यूटिकल, आर्ट क्यूटिकल। तो इसका तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए हो जाएगा है ना। ए का एक आप देखेंगे, ए का एक किसमें है? तो यहाँ ए का बी खत्म हो गया, अब बच गया बी सी डी, तो तीनों में से कोई एक होगा। अब दोस्तों जलीय कीट दिया गया है, तो जलीय कीट का जो है श्वसन अंग क्या है? तो जलीय कीट का श्वसन अंग है दोस्तों श्वास नली। जलीय कीट जो है श्वसन किससे करता है? तो श्वास नली से करता है। तो आप देखेंगे बी का 4, तो बी का 4 किसमें? यहाँ पे है। बी का 3 ये खत्म हो गया, बी का 2 ये खत्म हो गया। तो यहाँ पे ऐसे देखेंगे आपको आपका ऑप्शन पकड़ा गया, बी इसका सही उत्तर होगा। लेकिन चलिए अन्य दो भी हम देख लेते हैं। जैसे दोस्तों सी है मछली, तो मछली के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि मछली जो है किसे श्वसन करता है? तो क्लोम से। तो सी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और वहीं डी देखेंगे पक्षी हो गया या सरीसृप हो गया, तो ये लोग जो है श्वसन किससे करता है? तो ये अपने फेफड़ों से श्वसन करती है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका क्या? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न और ये जो है रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह भाट के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो दोस्तों अगर आपको चाहें तो मैं इसका आंसर बता दूं, लेकिन चलिए एक दो प्रश्न जो है मैं आपको सोल्व करके बता दूं ताकि आपको अगली बार से सोल्व करने में सुविधा हो, है ना। मैं हर प्रश्न को सोल्व नहीं करूंगा क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि चीज़ें जो है घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है ना। तो यहाँ पे दिया गया क्या? 227, 226। यहाँ पे देखेंगे फिर 226 से 218 आ गया। फिर यहाँ देखेंगे तो 218 से 191 पे आ गया। यहाँ आप देखेंगे 191 से 127 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि ये चीज़ें जो है लगातार क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। तो चलिए 227 और 226 कितना का अंतर है? 1 का। 226 से 218, तो यहाँ पे देखेंगे कि कितना का अंतर है? 8 का अंतर है। 218 से 191 इसको आप माइनस करेंगे, है ना। 218 से 191 माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 8 1 7 11 9 2, है ना। तो देखेंगे आप 27 का अंतर है तो -27 हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि 191 और 127 है, तो यहाँ माइनस करेंगे 191 और 127, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितने का अंतर आ गया? तो 64 का अंतर आ गया, -64। ठीक है, तो यहाँ पे भी जाएंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि कितने का अंतर हमें निकालना है। तो चलिए देख रहे हैं यहाँ 1 है दोस्तों, तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 का क्यूब लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब लिख सकते हैं। 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब लिख सकते हैं। 64 को क्या लिख सकते हैं? 4 का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 का क्यूब माइनस हुआ, 2 का क्यूब माइनस हुआ, 3 का क्यूब माइनस हुआ, 4 का क्यूब माइनस होगा, तो आपकी बार क्या माइनस होगा? 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 125। तो चलिए 127 माइनस 125 कीजिएगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 4 दिसंबर 1987 को शुक्रवार है। प्रश्न बहुत अच्छा है ना। आप लोग इसको सोल्व करेंगे, मैं आपको केवल इसका आंसर बताऊंगा। 4 दिसंबर 1987 को शुक्रवार है, तो 12 दिसंबर 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, है ना। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें ऑड डेज निकाल लेना है ना। विषम दिनों की संख्या निकाल लेंगे और जो विषम दिनों की संख्या आएगा दोस्तों उसमें आप 7 से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो जब विषम दिनों की संख्या निकालिएगा तो देखिएगा कि आपको कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ कह रहा है दोस्तों कि 4 दिसंबर 1987 को
क्या है, शुक्रवार है। और विषम दिनों की संख्या क्या आएगा, आपको 1 आएगा। तो जब विषम दिनों के 1 संख्या आएगा दोस्तों, तो शुक्रवार में +1 कर देना है ना। शुक्रवार में क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो शुक्रवार में जब +1 करेंगे तो शुक्रवार में 1 जोड़ेंगे, क्या शुक्रवार के बाद कौन सा दिन आता है, तो शनिवार आता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा शनिवार होगा। अब दोस्तों इस प्रश्न में आपको ऑड डेज निकाल कर बताना है ना, कि ऑड डेज आप लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न। इसमें कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह यानी भाट के स्थान पर क्या आना चाहिए, है ना। तो चलिए दोस्तों इसका बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत इजी प्रश्न है ना। तो चलिए आप लोग इसको सोल्व कीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बी है ना। चलिए बी है, एफ है, जे है, एन है, उसके बाद क्या आना चाहिए। तो बी का वैल्यू 2 हो गया दोस्तों, एफ का वैल्यू 6 हो गया, जे का वैल्यू 10 हो गया, एन का वैल्यू 14 हो गया। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे +4 हुआ, यहाँ भी देखेंगे आप +4 हुआ, यहाँ भी देखेंगे +4, यानी 4 प्लस होते चल रहा था। यहाँ भी +4 करेंगे तो 14 में +4 करेंगे तो 18 होगा। 18 किसका वैल्यू होगा, आर का। तो यहाँ देखेंगे आर किस में है ना, तो बी में है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो बी हो जाएगा। अब इसी प्रकार आप लोग आगे चेक कर लेंगे। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो देखेंगे है ना कि यहाँ पी का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू क्या है, भी का वैल्यू क्या है। उसी प्रकार आप लोग आर का वैल्यू चेक करेंगे, भी का वैल्यू चेक करेंगे, जेड का, डी का, उसी प्रकार से आगे आप लोग कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है दोस्तों कि तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया। तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया। आपका ऑप्शन दिया गया है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, बेलगाम कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन 1924, कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन 1888 और कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938, है ना। इस प्रश्न का जो दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, है ना। यानी कि तिरंगे को जो है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में स्वीकार किया गया था, है ना। इस अधिवेशन में निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को झंडा लहराएंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसी का बात करें तो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को, ठीक है, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर, है ना, लाहौर के रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था। संपूर्ण देश में 26 जनवरी 1930 को सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया, है ना। इसी दिन को ऐतिहासिकता प्रदान करने के लिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू किया गया। संविधान सभा ने जेवी कृपलानी की अध्यक्षता में झंडा समिति बनाया। संविधान सभा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को तिरंगा झंडा को स्वीकार कर लिया। विदेश में अगर बात करें तो झंडा सर्वप्रथम मैडम कामा के द्वारा फहराया गया था, है ना, स्टुटगार्ट में फहराया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अब साथ ही साथ दोस्तों इसमें आप लोग ये बता दीजिएगा, है ना, कि जो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, बेलगाम अधिवेशन 1924 हुआ था, कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 हुआ था, हरिपुरा का कांग्रेस अधिवेशन 1938 में हुआ था, इन सब के अध्यक्ष कौन थे, है ना। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगर आप लोग जानते होंगे तो इजी भी हम बता देंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो आप प्रयास करेंगे कहीं से जानकर, गूगल करके, जहाँ भी से भी आप ढूंढें, है ना, आपको कमेंट बॉक्स में बताएं, और बताने से दोस्तों आपको ही बेनिफिट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न और कह रहा है इनमें से किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, बी है पंडित लेखराज, सी दयानंद सरस्वती और डी स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, है ना, मार्टिन लूथर के नाम से किसे जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अर्थात दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है। अब दोस्तों दयानंद सरस्वती की बात करें तो इनके बचपन का नाम क्या था, क्या आप लोग बता सकते हैं। दयानंद सरस्वती के अगर बचपन का नाम पूछे तो मूल शंकर था। बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 20 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है कि जुलाई 2025 तक भारत में कुल कितने बाघ अभयारण्य हैं। ऑप्शन है 52, 53, 54 या 58। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अर्थात 58। अभी दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया, है ना। 56वां टाइगर रिजर्व जो है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को अधिसूचित किया गया है। ठीक है, वहीं आप देखेंगे तो राता पानी, नाम क्या है दोस्तों, राता पानी, राता पानी, राता पानी टाइगर रिजर्व को का 8वां और भारत का 57वां, ठीक है, राता पानी जो है
अगर केवल एमपी का पूछा जाए तो एमपी का कौन सा है, 8वां है, ठीक है। और भारत का पूछा जाए तो भारत का कौन सा है, 57वां है, ठीक है। टाइगर रिजर्व है। और आपको 58वां कौन बताए, तो 58वां है दोस्तों आपको माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, है ना। ये कौन सा है, 58वां है ये, ठीक है। और भारत में 58वां हो जाएगा, ये भी जो दोस्तों है एमपी में ही है। कहाँ है, एमपी में। चलिए आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।